नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। ये एमपीपीएससी मेंस पर आधारित एक वैल्यू एडेड प्रोग्राम है जिसमें हम दैनिक भास्कर पत्रिका, समसामयिकी, घटना चक्र एवं महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की घटनाओं को एमपीपीएससी मेंस से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आज की प्रमुख जो घटनाक्रम है उन्हें हम समझ लेते हैं और उन्हें हमारे पेपर के अकॉर्डिंग जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो आज का घटनाक्रम है वो ये है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर, इसके द्वारा कहा गया है, इसके द्वारा सरकार से पूछा गया या सरकार को बताया गया है कि डॉक्टर जो है वो जेनेरिक दवाओं को क्यों नहीं लिखते हैं। ऐसा क्या कारण है कि सरकारी डॉक्टर जो हैं वो कम से कम जेनेरिक दवाओं को लिखते हैं या फिर जेनेरिक दवाओं में अपने सामान्य पर्चों में जेनेरिक दवाओं को नहीं लिखते हैं। तो मुझे लगता है मुद्दा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसे पहले समझ लो आप। हाई कोर्ट हमारा जबलपुर में स्थित है। मूल रूप से हाई कोर्ट की हमारी जो मुख्य ब्रांच है वो जबलपुर में है। इसकी दो खंडपीठ हैं, एक इंदौर में, एक ग्वालियर में। तो ग्वालियर की जो खंडपीठ है उसने यह सरकार से पूछा है या सरकार को एक तरह से निर्देशित किया है, सरकार को चेताया है कि सरकारी डॉक्टरों द्वारा जेनेरिक दवाई कम से कम लिखी जाती है। इस संबंध में आप डॉक्टरों को निर्देश करें या फिर अधिक इसके संबंध में कारण बताओ नोटिस दें या फिर कुछ भी उनसे ऐसी बात करें कि वो अधिक से अधिक जेनेरिक दवाएं लिखें। अब जेनेरिक दवाओं को समझ लेते हैं। दो प्रकार की दवाएं मूल रूप से चलती है, जिसमें एक होती है जेनेरिक और एक होती है एथिकल। एथिकल वह दवाएं होती हैं जो कंपनी के नाम से बेची जाती हैं, जिनमें पेटेंट रहता है कंपनी का। ऐसा ये भी माना जाता है कि मूल रूप से इनमें क्वालिटी अच्छी रहती है। क्वालिटी के संबंध में हम दवाओं में विश्लेषण ना करेंगे। जेनेरिक और एथिकल की क्वालिटी लगभग समान रहती है, लेकिन फिर भी ये भ्रांति है मन में। ऐसा माना जाता है कि जेनेरिक दवाओं की अपेक्षा एथिकल दवाओं की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहती है, इनका मूल्य ज़्यादा रहता है। मूल इसका क्या है कि ये कंपनी जो उस पेटेंट के रूप में अपनी दवाओं को रखती है और अन्य किसी को भी बनाने पर उस पर रॉयल्टी, जुर्माना या फिर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कर सकती है। ये कंपनी के नाम से बेची जाती है। उदाहरण के लिए हम समझने की कोशिश करें, जैसे सूमो टेबलेट आती है तो ये पर्टिकुलर कंपनी विशेष की है, वो उसको निकालती है और है किसके लिए, वही बुखार के लिए, नॉर्मल हाथ पैर दर्द के लिए। इसी के संबंध में एक पैरासीटामोल आता है, पैरासीटामोल टेबलेट आती है जो आपको कम से कम कीमत में मिलेगी और काम उसका भी वही है। सूमो में भी कंटेंट पैरासीटामोल का मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी कंपनी विशेष का जब उस पर मोहर लग जाती है तो उसकी कीमत का ज्यादा हो जाना और उसके बाद जो है वो उसका जेनेरिक की अपेक्षा एथिकल हो जाना। तो कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि कोरोना जैसी महामारी के दौर में जब हम इलाज को सस्ते से सस्ता करना चाहते हैं और सब लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, इसके बावजूद भी एक है, मतलब अपन कह सकते हैं कि बहुत से डॉक्टरों द्वारा जेनेरिक की अपेक्षा एथिकल दवाएं दी गई। तो कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और इस मुद्दे पर सरकार को तलब किया। अब हम इस पूरे मैटर को क्यों कर रहे हैं और हम इस बारे में क्या क्या कर सकते हैं या पेपर में इसको कैसे जोड़ सकते हैं, तो ये हमारे लिए 3-4 जगह काम में आ सकता है। सबसे पहले इसे एथिक्स में रखें। एथिक्स में हम जानते हैं पेपर 4 जो एथिक्स है, जिसमें दर्शन भी है और कुछ विचारक भी हैं और एथिक्स को समझाया गया है। तो इसमें एक सीधा सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है नैतिकता, और नैतिकता में एक कॉन्सेप्ट अंदर छुपा हुआ है चिकित्सीय नैतिकता। तो चिकित्सीय नैतिकता में हम इसे जोड़ेंगे कि कोरोना के इस महान संकट के काल में जहां एक और अस्पताल में बेड की कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन की बेखराल समस्या है और दवाओं का भी महंगे होने के कारण जो है आम आदमी की जेब पर भी इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे चिकित्सीय नैतिकता का पालन करें और उन दवाओं का अधिक से अधिक प्रचारित करें या उन दवाओं का अधिक से अधिक प्रिस्क्रिप्शन लिखें जो सस्ती हों, आसानी से उपलब्ध हों। तो इसमें एथिकल और जेनेरिक दवाओं की हम संगत कर सकते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ये निर्देशित किया गया कि डॉक्टर एथिकल की अपेक्षा कम मूल्य वाली, अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं पर जोर दें और इनको अपने प्रिस्क्रिप्शन में डालें। तो चिकित्सीय नैतिकता में हमेशा मान सकते हैं कि डॉक्टरों की कमीशन हो मेडिकलों पे या किसी प्रकार के एमआर द्वारा उन्हें उपहार दिए गए हों, इसकी वजह से वो एथिकल ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं, कंपनियों को ज़्यादा प्रमोट करना पसंद करते हैं और जेनेरिक दवाओं का कम। लेकिन इस संदर्भ में हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत आती है और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जिसके अंतर्गत खोले गए 500 से भी ज़्यादा औषधि केंद्र पूरे भारत में हैं, इन पे जेनेरिक दवाएं दी जाती हैं। तो अगर जेनेरिक दवाएं गुणवत्ता में कमजोर होती तो
ऑब्वियसली बात है कि इनको इन केंद्रों पे नहीं बेचा जाता। तो गुणवत्ता के लिए हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि ये समान है, बस अंतर क्या है कि इसमें कंपनी रहती है इथिकल में, उसका पेटेंट रहता है। आपने अगर विवाद को सुना हो, नोवार्टिस कंपनी द्वारा ग्लूकोमेक जो कैंसर की दवा आती है उस पर एवरग्रीन लेने का प्रयास किया, तो दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इसको रोका गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको रोका गया और उसका बताया गया कि इसमें किसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है, इसलिए हम कैंसर की इस दवा पर आपको पेटेंट पुनः नहीं प्रदान कर सकते। तो इस बात को आप समझें, इथिकल और जेनेरिक दो प्रकार की दवाएं हैं। हम सामान्यता जो लेते हैं डॉक्टर के पर्चे पे, मेडिकल पे जो 2-2 हजार रुपए के बिल बनते हैं, वो इथिकल दवाओं का है। कोर्ट ने ये बोला है कि सामान्य कीमत वाली 10, 5, 25, 20 वाली जो जेनेरिक दवाएं आती हैं वो डॉक्टरों को लिखना चाहिए। तो हमने पेपर 4 से जोड़ दिया चिकित्सीय नैतिकता, इसे आप लगा सकते हैं अन्य जगह पे भी। इसके अलावा इसको आप जोड़ सकते हैं पॉलिटी में, तो सीधा चलेगा ये पॉलिटी जो हमारा पेपर 2 है, पेपर 2 का पार्ट ए और पार्ट ए की यूनिट भी हमारी 1, इसमें जो है वो आपका न्यायालय बताया गया है और न्यायालय द्वारा सीधी सी बात न्यायिक सक्रियता, क्योंकि पीआईएल द्वारा न्यायालय को इस बात से अवगत कराया गया होगा और इसके बाद न्यायालय ने सरकार को इसमें निर्देशित किया है। तो इसमें जो है न्यायिक सक्रियता का भी कहीं ना कहीं पुट है। जब न्यायिक सक्रियता का अगर आपके पास उदाहरण आता है तो आप इसमें भी लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सरकार को निर्देशित किया गया कि वो डॉक्टरों से कहे कि वे अधिक से अधिक इथिकल की अपेक्षा जेनेरिक दवाएं लगे। न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम। तो जब न्यायालय अपनी परंपरागत शक्तियों से पृथक होकर कार्यपालिका एवं विधायिका को निर्देशित करता है या उनके कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के निर्देश देता है, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। हमारे पेपर की अगर हम बात करें तो न्यायिक सक्रियता पे 2014 में भी क्वेश्चन आया है। इसके अलावा आपका 2015 में भी इस पे से क्वेश्चन रहा है और ये पीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इस पे से दोबारा भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। इसके अलावा एक पीआईएल भी शब्द आया, तो पीआईएल भी अपन इसमें जोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी इसी यूनिट का एक भाग है। न्यायिक सक्रियता आप समझ चुके हैं। पीआईएल अगर हम देखें तो क्या है कि किसी भी व्यक्ति विशेष के अलावा, माफ करें, किसी भी व्यक्ति, किसी पीड़ित व्यक्ति के इतर अन्य किसी व्यक्ति द्वारा, संस्था द्वारा या अन्य किसी भी पत्रकार के द्वारा या कोई भी समाज का समाज सेवी जब न्यायालय को किसी विशेष सूचना के संदर्भ में याचिका दायर करता है। इस डेफिनेशन को आप थोड़ा सा देखें, मैं आपको कॉन्सेप्ट का मतलब समझा देता हूं कि पीड़ित व्यक्ति किसी कारण से जब न्यायालय में नहीं जा पाता है तो उसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा या संस्था द्वारा न्यायालय में उसके लिए एक याचिका दायर की जाती है। और हमारे जो भूतपूर्व न्यायमूर्ति हैं पीएन भगवती, इनने इस कॉन्सेप्ट को और अधिक मजबूत कर दिया और यह इसमें शामिल कर दिया कि न सिर्फ किसी व्यक्ति द्वारा, अगर हमको अखबार के माध्यम से या फिर समाचार अन्य किसी माध्यम से, टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से या एक सामान्य डाक पोस्ट, चिट्ठी के द्वारा भी अगर हमको किसी प्रकार की खबर मिलती है कि किसी शोषित के ऊपर अत्याचार या मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम उस पर किसी भी प्रकार का निर्णय कार्यवाही के लिए बाध्य हैं और हम निर्णय दे सकते हैं। तो पीआईएल का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास लगभग आ चुका है। इसके अलावा जो है इसमें और पीआईएल का उदाहरण अगर हम देखें तो हाल ही में पीआईएल लगाई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर कि ये एक जीवन बचाने की सामग्री के रूप में इस्तेमाल हो रहा है या साबित हो रहा है और इस पर जीएसटी लिया जा रहा है। तो दिल्ली में एक व्यक्ति द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई कि कृपया इस पे जीएसटी को पृथक किया जाए, हटाया जाए। तो न्यायालय ने भी इस बात को संसूचित किया और बताया कि ये एक असंवैधानिक प्रावधान है, जीवन रक्षक सामग्रियों पर आप जीएसटी नहीं ले सकते। सरकार ने इससे 28 से 12 कर दिया था और अब हो सकता है इस पर बहुत जल्द हट भी जाए। तो इसको भी हमें समझना होगा। न्यायिक सक्रियता के कॉन्सेप्ट में कभी कभी डेफिनेशन को लेकर बड़ा विवाद चलता है कि न्यायपालिका द्वारा अपनी परंपरागत शक्तियों से हटकर कार्यपालिका एवं विधायिका को निर्देशित करना। इसमें कभी कभी हस्तक्षेप करना भी हो जाता है, लेकिन वो अति उत्साहित वाली बात होगी। इसे सक्रिय या सकारात्मक मोड में लेके चले हम न्यायिक सक्रियता को। इसके कुछ ऐसे भी नकारात्मक या फिर कुछ ऐसे भी दुष्प्रभाव निकल के आते हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला कि यूपी के सभी गांवों में 2 एम्बुलेंस और 10 बेड वाले जल्दी से जल्दी अस्पताल उपलब्ध कराया जाए। तो सरकार का इतना जल्दी, इतने ज्यादा, लगभग उसमें 1 लाख से अधिक 97,000 के लगभग गांव हैं, तो इतना जल्दी सरकार ये ना कर पाए, इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगवाई और फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी समीक्षा की गई और आदेश को स्थगित रोक दिया गया। तो कभी कभी न्यायालय धरातल की परिस्थितियों को ना समझते हुए
निर्देश दे देता है, ऐसी स्थितियों में कार्यपालिका एवं विधायिकाएं कहीं न कहीं उन कार्यों को उसी रूप में करने में अक्षम रहती हैं। तो इसलिए न्यायालय को न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में सकारात्मक रूप में लेना है, इसको नकारात्मक रूप में ना लें। इसके जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाई गई, तो ये हम लिख सकते हैं कि न्यायालय का अति उत्साह जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोका गया। वैसे बहुत सी बातें हैं, इसको दोनों पक्षों में लेके चलना है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या है। इसके अलावा जो आज का दूसरा प्रमुख कंटेंट है, दत्तक ग्रहण एकमात्र विकल्प नहीं। तो परेशानी क्या है, कोरोना के दौर में अचानक जो है वो लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ऐसे दंपत्ति, ऐसे पति पत्नी, ऐसे माँ बाप की मृत्यु हो जाना जिनका एक पुत्र या 2 पुत्र हो, उनकी पूरी फैमिली बिखर जाए, बच्चे अकेले मात्र बचे। तो इसके संदर्भ में ये टॉपिक आया है, ये अपना संपादक लिखा गया है कि दत्तक ग्रहण एकमात्र विकल्प नहीं है। तो इसमें बताया गया है, मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने अगर एमपीपीएससी प्री का आपका सिलेबस अगर सही से पढ़ा है तो इसमें आपकी 10th यूनिट में जो है बाल संरक्षण आयोग दिया गया है, और बाल संरक्षण आयोग के संदर्भ में ये सारी बातें घूमती हैं। तो हम अंदाजा लगा, वैसे तो पेपर बन चुका है, 99% इस प्रकार के करेंट को वो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप बाल संरक्षण आयोग के संदर्भ में कुछ साधारण बात जान ले। जैसे प्रियंक कानून को इसके अध्यक्ष हैं, और ये 2005 के अधिनियम से जो है इसको बनाया गया है। अब हम इसको पढ़ रहे हैं, मैटर क्या निकल के आया है कि वर्तमान में सोशल मीडिया पे उन बच्चों की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं जिनके माता पिता अभी कोरोना काल में गुजर गए हैं या नहीं रहे हैं। तो इस संदर्भ में आयोग ने जो है वो संज्ञान लिया है और बोला है कि कृपया इनकी पहचान को सुरक्षित रखा जाए, इनका मीडिया पर दुष्प्रचार या किसी प्रकार की याचना वाली बातें न फैलाई जाएं, और बाल कल्याण समिति को इस संदर्भ में जो है वो सूचित किया जाए जिससे वो उनका उचित उपचार कर सके। अब दत्तक पुत्र अधिग्रहण के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान थे, उनमें कुछ शिथिलता लाने का प्रयास किया जाएगा, और मध्य प्रदेश सरकार ने जैसा कि चलाया है कि 5 लाख रुपए देना या फिर जो है वो परिवारों को 1 लाख की सहायता देना, सरकारी व्यक्तियों को 5 लाख। तो इस संदर्भ में हम इसको जोड़ के एक अच्छा सा कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो बस आशा ये है कि आप बाल संरक्षण आयोग को थोड़ा सा पढ़ेंगे, और इसी के साथ ही हम खत्म करते हैं। और अगला टॉपिक जो है हम कोशिश करेंगे कि तूफान, चक्रवात, साइक्लोन वाला लाने की कोशिश करें। धन्यवाद।